व्यक्ति का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। लास्ट जो अपना वीडियोस था वो प्रोनाउन में हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे। रिलेटिव प्रोनाउन बड़ा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसका क्वेश्चन हर बार पेपर में डाला जाता है। और जो अपने 3 प्रोनाउन बचे थे उनमें एक था हुज, एक था हुम और एक था दैट। यानी कि ये जो बोर्ड के तीनों प्रोनाउन आपको देख रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी एग्जाम हो इनमें से संबंधित एक प्रश्न हमेशा डाला जाता है। हुज, हुम और हु तीनों में हमेशा कंफ्यूज रहता है। उसी कंफ्यूज को दूर करने की कोशिश करेंगे आज। ये अकॉर्डिंग टू सेंस चलेंगे। हुज का अर्थ होता है जिसका या फिर जिसकी। जो हुज है उसका अर्थ होता है जिसका या जिसकी। इसको अपन जिसके लिए भी यूज में ले सकते हैं। यानी कि हुज का हिंदी अर्थ हुआ जिसका या जिसकी। और जो हुज है इसका यूज हमेशा पर्सन के लिए होता है, यानी कि व्यक्ति के लिए अपन हुज को काम में लेते हैं। और ये पजेसिव केस में काम आता है हमेशा। जो हुज है वो सेंटेंस में पजेसिव केस में यूज आता है। यानी कि जो सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, उसी तरह जो हुज है उसका यूज पजेसिव केस में होता है। एक सेंटेंस लेके आपको मैं बताता हूँ, यानी कि पजेसिव केस में इसका यूज करेंगे और इसको मैं सेंटेंस के द्वारा पहले हुज को क्लियर करता हूँ। दिस इज द boy parents. This is the boy parents live in Dubai. सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। This is the boy parents live in Dubai. मैंने आपके सामने हु डाला, एक पढ़ लिया हुज और एक ले लिया हु। मैंने कहा कि जो हुज है उसका यूज पजेसिव केस में होता है। और पजेसिव केस में जैसे अपने ये प्रोनाउन होते हैं पजेसिव केस वाले में लिखता हूँ। एक तो होता है हिज, एक होता है हर, एक होता है माई, एक होता है ओवर, एक होता है योर और एक होता है देयर। यानी कि इनकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अपन हुज को यूज में लेते हैं। हिज, हर, माई, आवर, योर, देयर, ये सब के सब याद आएगा जो हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, वहाँ इसका वर्णन किया था। तो इनकी जगह अपन हुज को भी काम में ले सकते हैं बगैर किसी डिफरेंस के अंतर के। सेंटेंस को देखिए क्या कह रहा है। दिस इज द बॉय, यह लड़का है। पेरेंट्स, माता पिता, लिव इन दुबई, दुबई में रहते हैं। अगर यहाँ पे मैं हु करता हूँ बिल्कुल सेट नहीं बैठता, क्योंकि हु के बाद अगर एंटीसीडेंट कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो हु का यूज तब होता है जो ब्लैंक के बाद हमको कोई वर्ब मिलती हो। यहाँ पे तो हमें प्रोनाउन मिल रहा है। अगर दोनों तरफ ही कोई पर्सनल प्रोनाउन मिलते हैं तो उसमें या तो यूज होता है हुज का, या फिर यूज होता है हुम का, या फिर होता है दैट का। उसमें हु का यूज कभी होता नहीं है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो दिस इज द बॉय, यह लड़का है। पेरेंट्स लिव इन दुबई, जिसके माता पिता दुबई में रहते हैं, जिसकी पेरेंट्स है वो दुबई में रहते हैं। तो जिसका या जिसकी सेंस आता है हमेशा हुज का। तो यहाँ पे जो डेफिनेटली अपना प्रोनाउन आएगा वो आएगा हुज। दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स लिव इन दुबई। चलिए मैं एक एग्जाम्पल इसका और लेता हूँ। जैसे दिस इज द बेगर, दिस इज द बेगर। सॉरी, इसको मैं पहले साफ कर देता हूँ। जो हुज है उसको अपन पजेसिव केस में यूज कर सीख रहे हैं। जैसे कि द बॉय हेयर इज curly is a brave boy, is a brave boy। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। The boy here is curly is a brave boy। यहाँ पे मैंने ब्लैंक डाला है कि लड़का जिसके बाल घुंघराले हैं, लड़का जिसके बाल घुंघराले हैं वो एक बहादुर लड़का है। तो डेफिनेटली जिसका जिसकी की सेंस में अपन हमेशा यूज लेते हैं हुज का। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हुज आएगा। और ये एक रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज बन गया पूरा। प्रिंसिपल क्लॉज ये है द बॉय इज ए ब्रेव बॉय। और ये इस बॉय की विशेषता बता रहा है। द बॉय हुज हेयर इज कर्ली इज ए ब्रेव बॉय। लड़का जिसके बाल घुंघराले हैं वो एक बहादुर लड़का है। इसी सेंस में पहले अपन हुम को पढ़ लेते हैं साथ में, ताकि हुज और हुम का जो अंतर है हम क्लियर कर पाए। तो चलिए हुज की जगह अपन पढ़ते हैं हुम को। सबसे पहली बात ये कि हुज और हुम का हिंदी अर्थ में अंतर होता है। हुम का हिंदी अर्थ होता है जिसे, और इसका होता है जिसका, या फिर अपन इसको जिसकी भी
बोल सकते हैं, जिसका या जिसकी। जो हुज है इसका यूज पॉजेसिव केस में होता है, लेकिन हुम का जो यूज है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। हुम का यूज हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है जिसे। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, द मैन यू rescued from the sea. The man you rescued from the sea has recovered. ध्यान से देखिए, the man you rescued from the sea has recovered, कि व्यक्ति जिसे आपने समुद्र से रेस्क्यू किया था वो ठीक हो चुका है। इसका सेंस आ रहा है जिसे। अगर मैं यहाँ पे हुज लेता तो उसका सेंस जिसका या जिसकी या जिसकी होता, पर वो सेट नहीं करता। तो यहाँ पे जो मैं फिलअप करना चाहूंगा वो मैं कहूँगा हुम, और ये सेंस देता है जिसे। इसके ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस में काम करता है, पॉजेसिव केस में काम नहीं करता। जैसे कि द मैन whom you rescued, व्यक्ति जिसे आपने समुद्र से रेस्क्यू किया वो अब ठीक हो चुका है। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, दिस इज द beggar you gave some money। मैंने सेंटेंस दिया, दिस इज द beggar, वह भिखारी है, you gave some money, जिसे तुमने कुछ धन दिया था। तो ये जो हुम है और हुज है दोनों का यूज पर्सन्स के लिए होता है। बट जो हुज होता है ना, हुज हमेशा से ही नेक्स्ट जो ब्लैंक के बाद नाउन होती है उस केस के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, यानी कि उसकी वो पॉजेसिव केस के रूप में वहां काम करता है कि लड़का जिसके माता पिता दुबई में रहते हैं, लड़के को वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, उसके साथ अपना अधिकार साबित दर्शा रहा है, वो अधिकार दिखा रहा है, उसके लिए अपन हुज का यूज करते हैं। बट हुम में ऐसा नहीं होता। दिस इज द beggar whom you gave some money, की वही भिखारी है जिसे आपने कुछ धन दिया था। तो शायद आप अच्छी तरह से हुज और हुम को समझ चुके कि कहाँ हुज का यूज करते हैं, कहाँ पर हुम का करते हैं। जब रिलेटिव प्रोनाउन का पूरा पार्ट क्लोज हो जाएगा उसके बाद एक दिन मैं आपके लिए 15-20 सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे लेके आऊंगा, वहां आप डिफरेंस करना सीखेगा कि कहाँ हु आएगा, कहाँ हुज आएगा और कहाँ हुम आएगा। नेक्स्ट अपना जो एक और इम्पोर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है वो है दैट, यानी कि दैट को मैं अलग से ले लेता हूँ हुज और हुम, यानी कि अपन अपने पास लास्ट टाइम बचा है दैट, जेट का हिंदी अर्थ होता है जो, यानी कि हु का यूज पर्सन के लिए होता है, हुज का यूज पर्सन के लिए होता है, हुम का यूज पर्सन्स के लिए होता है, विच का प्रयोग एनिमल्स और जो निर्जीव वस्तु उनके लिए होता है। बट दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज व्यक्तियों के लिए भी हो जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो जाता है और जानवरों के लिए भी हो जाता है, पर कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं उनमें होता है। तो चलिए अपन दैट को लेते हैं सबसे पहले, और दैट में सबसे पहला रूल बता रहा हूँ आपको कि दैट का यूज किस प्रकार किया जाता है। दैट का प्रयोग पर्सन्स के लिए भी हो जाता है, व्यक्ति के लिए हो जाता है, एनिमल के लिए भी हो जाता है, और इसका यूज थिंग्स वस्तुओं के लिए भी हो जाता है। और पूरा का पूरा जो संसार है इसको 3 कैटेगरी में बांट ले, पर्सन, थिंग, एनिमल। तो पूरी की पूरी नाउन जब उसमें समाहित हो जाती है, तो मैंने ये कहा कि जो दैट इसका यूज पर्सन, एनिमल, थिंग्स तीनों के लिए होता है। एक एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपके सामने प्रूव करूंगा कि किस प्रकार इसका यूज होता है। पहला सेंटेंस देने से पहले मैं कुछ रूल जिसके बता देता हूं मैं। यदि हमको ब्लैंक से पहले जो एंटीसीडेंट आता है, हो सकता है वो पर्सन हो सकता है वो जानवर हो या कोई वस्तु हो, उससे पहले मैं कुछ नाउन्स के पहले आने वाले वर्ड लिख रहा हूं। अगर हमको ब्लैंक से पहले सेंटेंस में या तो मिले सेम, या मिले ऑल, या मिले नथिंग, या मिले ओनली, एक वर्ड दिया मैंने समबडी, एक वर्ड लिया नन, एक लिया नो वन। कुछ वर्ड, कुछ शब्द मैंने बोर्ड में लिखे हैं। मैंने लिखा है सेम, ऑल, नथिंग, ओनली, समबडी, नन, और इसमें एक मैंने दिया है नो वन, और लिटिल भी आता है इसमें, और एनीथिंग भी आता है, एनीथिंग।
अगर आपको एंटीसीडेंट से पहले इनमें से कोई शब्द मिल जाता है तो उस एंटीसीडेंट के बाद जो यूज होने वाला प्रोनाउन है वो हमेशा दैट आएगा, वो कभी हुज या हुम नहीं हो सकता। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है, कहावत है कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। इसको ध्यान से देखिए, हम बहुत बार इसको गलती करते हैं। जो फाइंडर के क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत बार डाला जाता है, उसमें ऐसे लिखा जाता है ऑल द ग्लिटर आता है, बट ऑल के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो न तो हुज होगा न हुम होगा, क्योंकि मैंने ये कहा है कि अगर इनमें से जैसे सेम, ऑल, नथिंग, ओनली, समबॉडी, नन, नो वन, लिटिल और एनीथिंग, इनमें से कोई भी वर्ड एंटीसीडेंट यानी इस ब्लैंक से पहले हमको मिल जाता है तो उसके लिए अपन हमेशा से यूज लेते हैं, वो अपना रिलेटिव प्रोनाउन होता है दैट। तो यहाँ पे देखिए हमको मिला ऑल, और ऑल की वजह से यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हमेशा आएगा दैट आएगा। कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें इसको इस प्रकार कर दिया जाता है ऑल द ग्लिटरिंग, और ऐसे इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसका कौन सा पार्ट गलत है। हमको ध्यान देना है कि ऑल के बाद यहाँ जो यूज हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का वो दैट होता है, नहीं वो हमेशा क्या होता है दैट होता है। तो यहाँ पे दैट का यूज होना चाहिए था। चलिए एक दो एग्जाम्पल इसके और लेते हैं, एक सेंटेंस और लेता हूं मैं। देयर वॉज somebody raised the matter। सेंटेंस को देखिए, इसमें मैं ऑप्शन देता हूं आपको, हु, एक दिया मैंने दैट, एक दे दिया मैंने which, और एक दे दिया मैंने none। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को, किसको फिलअप करूं मैं, किस दाग पे करूं। सेंटेंस है देयर वाज समबडी, की वहां कोई व्यक्ति था, रेज़ द मैटर, उसने इस बात को उठाया, उसने इस मामले को गरमाया। तो आपको देखना है कि इसमें कौन से मैं रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करूं। तो थोड़ा दिमाग को वहां पे स्थिर रखना है, एग्जाम के दौरान सोचना है कि अगर ब्लैंक से पहले जैसे यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन है वो तो व्यक्तिवाचक आ रहा है, इस व्यक्तिवाचक को देखकर हमको हु का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैंने कहा है कि ब्लैंक से पहले अगर हमको समबडी अगर मिल जाता है तो वहां हु की बजाय दैट का यूज करना बेटर होता है। अगर ऑप्शन में दैट नहीं मिले तो अपन हु का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हु भी सही हो सकता है, बट हु का ऑप्शन दैट और दैट का ऑप्शन हु, दो ही है इस सेंटेंस में, दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो दैट को सही माना जाएगा। इस कंडीशंस में यहाँ जो प्रोनाउन आना वो आएगा दैट। पहला रूल क्लियर है, 5-10 शब्दों को याद करना है, उसके बाद अपन आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए एक वर्ड और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एक सेंटेंस में दिया दिस इज द सेम गर्ल, दिस इज द सेम गर्ल met me yesterday, this is the same girl met me yesterday, और यहाँ पे मैंने who दे दिया, whose दे दिया, that दे दिया। आपको देखना है कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैं कहूँगी ये वही लड़की है, दिस इज द सेम गर्ल, ये वही लड़की है जिसकी मैंने कल सहायता की थी। तो ये जो सेम वर्ड है यहाँ पे, हाँ माना ये पर्सनल प्रोनाउन है और इसके लिए अपन हु का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपन हु का यूज कर सकते हैं, हुज और हुम दोनों का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैंक के बाद हमको वर्ब मिली है। अगर ब्लैंक से पहले हमको पर्सनल प्रोनाउन मिले उसके बाद कोई वर्ब मिले, उसमें डेफिनेटली जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा हु आता है। बट यहाँ पे अगर मैं थोड़ी और आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने सेम का भी प्रयोग किया है, और इनमें से कोई वर्ड हो सकता है कोई प्रोनाउन एंटीसीडेंट के रूप में मिल जाए या फिर इससे पहले मिल जाए, तो उस कंडीशंस में अपन हु की जगह किसका यूज करेंगे, आप सोच लीजिएगा, इसकी अपन यूज करेंगे दैट का। तो ये था दैट का अपना पहला रूल। चलिए दैट का नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि दैट का और कहाँ यूज करते हैं, किस प्रकार करते हैं। हाँ मैंने कहा कि दैट का यूज व्यक्ति के लिए भी होता है, वस्तुओं के लिए भी होता है, जानवरों के लिए भी होता है।
बट उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं और ये वो कंडीशन है जो पहले मैंने आपको बताई। चलिए रूल नंबर दैट के लिए 2, जो दूसरा रूल है वो मैं बता दूंगा आपको कि किस प्रकार इसको फॉलो करना है। पहले एग्जांपल लेता हूं मैं। सरला इज द tallest girl, blank is reading in the classroom। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सरला इज द tallest girl is reading in the classroom की सरला सबसे लंबी लड़की है जो कक्षा के अंदर अध्ययन कर रही है। मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ दूसरे रूल में, अगर हमको ब्लैंक से पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। अब कुछ जो रीडर नए हैं, नए स्टूडेंट है, वो कहेंगे सर डिग्री क्या चीज होती है। बस प्रोनाउन फटाफट क्लियर हो जाए, उसके बाद जैसे डिग्री की बारी आएगी आपको डिग्री के बारे में एक्सप्लेन करके पूरा वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक आप थोड़ा रूल याद रखिएगा कि अगर हमें पहले सेंटेंस में डिग्री मिलती है तो उस सेंटेंस में जो रिलेटिव क्लॉज है, सॉरी प्रोनाउन है, वो हमेशा दैट आता है, नहीं कि हु, नहीं कि हुम, नहीं कि हुज, नथिंग एल्स, दूसरा कोई नहीं आएगा। उसमें जो यूज होगा वो हमेशा ही दैट का होगा। बात चली थी डिग्री की। डिग्री अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन पुट अप होते हैं, पूछे जाते हैं, बहुत बार प्रश्न आए हैं। बट डिग्री का भी अलग से अध्ययन करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। जिनको डिग्री का नॉलेज है वो देख ले, सोच ले। दूसरा रूल आप लिख सकते हैं कि यदि हमें फर्स्ट जो सेंटेंस है जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, उससे जो पहला सेंटेंस है उसमें हमको सुपरलेटिव डिग्री, मैं कौन सी डिग्री की बात की, सुपरलेटिव डिग्री अगर मिलती है तो उस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डेफिनेटली हमेशा दैट का ही यूज होगा, अन्य प्रोनाउन का यूज नहीं होता। इस कंडीशंस में हमको यहाँ पे किसका यूज करना है, दैट का करना है। कंफ्यूज हम यहाँ हो सकते हैं। यहाँ देखिए गर्ल यानी कि पर्सन दिया है और उसके बाद देखिए वर्ब भी है, तो हम सोचे कि यहाँ पे मैं हु का यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ, तब कर सकते हैं जब हमको ब्लैंक में या फिर ऑप्शन में हमको दैट नहीं दिया गया हो। दैट का तो दूसरा ऑप्शन है इस सेंटेंस में, वो हु है। बट ग्रामेटिकल दृष्टि से अपने एग्जाम में लिख रहे हैं या फिर रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो बेटर रहेगा अपन दैट का ही यूज करें, क्योंकि ये रूल क्लियर करता है कि अगर हमको ये जो नाउन मिलती है उससे अपन को सुपरलेटिव डिग्री मिलती है तो इसमें जो यूज होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा दैट ही होगा, अन्य कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। चलिए एक सेंटेंस फटाफट इसका और ले लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री वाला। ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे एक वर्ड दिया मैंने टेल, जैसे मैंने दिया ओल्ड या फिर मैंने दिया कोल्ड। अगर एडजेक्टिव के साथ ईएसटी का यूज होता है, एडजेक्टिव के साथ ईएसटी का यूज होता है, ये हो गया टेलेस्ट, ये हो गया ओल्डेस्ट और ये हो जाएगा कोल्डेस्ट, जैसे हॉटेस्ट। अगर एडजेक्टिव के साथ आपको ईएसटी लगा हुआ मिले तो मान लीजिए कि वो सुपरलेटिव डिग्री है और आप पहचान करके उसमें दैट का यूज कर सकते हैं। दूसरा आपको मोस्ट भी मिल सकता है, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अमेजिंग या फिर मोस्ट केयरफुल, मोस्ट वर्ड का यूज हो उसके बाद एडजेक्टिव तो वो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है। चलिए अपन इसका तीसरा रूल लेते हैं। अगर आपको तीसरे रूल में दैट की बात करूं, हमको जो ब्लैंक मिलता है इस ब्लैंक के हमको यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन को। इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट यदि हमको एक पर्सन मिलता है प्लस एक एनिमल मिलता है जिनको एंड से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, या फिर एक पर्सन मिलता है या फिर एक हमको थिंग मिलती है, तो यहाँ पे जो यूज होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा ही दैट होगा। ये तीसरी कंडीशन क्या होगा, दैट होगा। लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने कहा है कि जैसे ब्लैंक में हमको रिलेटिव प्रोनाउन फिलअप करना है तो हमें यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन फिलअप करने के लिए इसका पहले एंटीसीडेंट देखना पड़ेगा कि इसका पूर्ववर्ती करता क्या है जिसके लिए मैं इसको यूज में ले रहा हूँ। अगर वो आपको कोई पर्सन और एनिमल मिले या पर्सन या थिंग मिले तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आप लेंगे वो हमेशा से आपका दैट आएगा। जैसे द बॉय एंड
डॉग ब्लैंक दे दिया entered the temple. सेंटेंस दिया है मैंने. The boy and dog entered in the temple were caught by the people. देखिए सेंटेंस को ध्यान से. The boy and dog, कि लड़का और उसके साथ एक क्या था, कुत्ता था. Entered the temple, जिन्होंने मंदिर में प्रवेश किया था. were caught by the people, उनको लोगों ने क्या कर लिया, पकड़ लिया. अब आपको यहाँ पे भ्रमित नहीं होना है कि यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन मैं यूज करूँ उसके लिए मैं डॉग को मानूं या बॉय को मानूं. अगर एंड से जोड़ा है तो मैंने यहाँ पे रूल लिखा दिया है कि पर्सन प्लस एनिमल और पर्सन प्लस थिंग आए तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, दैट होगा. और इसको अगर हम देखें तो देखिए इसमें एक तो दिया है बॉय और एक इसमें दिया है डॉग, यानी एक व्यक्ति और एक कुत्ता जानवर. तो इस कंडीशंस में यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, दैट आएगा. शायद आप इस रूल को भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि दैट है वो मैंने दैट के बारे में बताया था कि दैट का प्रयोग पर्सन एनिमल थिंग सबके लिए होता है, बट उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है, उसके तहत यूज करना होता है. ऐसे नहीं कि अपने हर जगह कहीं दैट लिख दिया. तो ये थे अपने रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित कुछ सेंटेंस. और आज हमने पूरे के पूरे जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं उनका अध्ययन कर लिया है. अब मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज के रूप में आपके लिए 3 या 4 वाक्य लिख रहा हूँ. आपको उसमें फिलअप करके देखना है कि कौन से में क्या आने वाला है. मैंने जो आपको पढ़ाया क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल था, क्या मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया, इसी चीज की जांच के लिए चलिए अपनी एक छोटी सी क्विज रखते हैं. मैं एक प्रश्न लिखता हूँ और आप फटाफट उनको हल कीजिएगा. ऊपर में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो डाल देता हूँ और आप मुझे बताएंगे इसमें कौन कौन से प्रोनाउन का आपने यूज किया. आपको मैं बता दूं, आपको एक तो दिया मैंने हु, एक मैंने लिखा है हुज, एक लिख दिया हु, एक लिख दिया दैट, एक लिख दिया विच. इन्हीं में से आपको रिलेटिव प्रोनाउन फिलअप करना है. हु, हुज, हु, दैट और विच. चलिए मैं सेंटेंस लिखना शुरू करता हूँ. आप भी तैयार रहिएगा आंसर के लिए. पहला सेंटेंस मैंने लिया है. द रूम was cleaned by you. Was a large room. सेंटेंस आपके सामने हाजिर है. क्लियर आपको करना है कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आप लेंगे. लास्ट में मैं आपको इनकी प्रत्येक के आंसर बताऊंगा. मैं लेता हूं दूसरा सेंटेंस. द लेडी son is a doctor was blind. दूसरा सेंटेंस. तीसरा सेंटेंस. This is the oldest tree was cut by you. यह हुआ आपके लिए तीसरा सेंटेंस. चौथा सेंटेंस में लेता हूं. The man, the PM awarded was a scientist. यह है आपके लिए चौथा क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और डालता हूं, इसके बाद अपन इस क्विज को हल करेंगे. पांचवा जो है आप अपने अपने आंसर को फिलअप कीजिए कि कौन से में कौन सा आंसर आने वाला है. लास्ट में जाके मैं आपको प्रत्येक का आंसर हल करवा दूंगा, रूल वाइज बता दूंगा कैसे क्या यूज होता है. एक सेंटेंस लेते हैं. दिस इज अ हाउस this is a house which built by a merchant. एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ज्ञान की परख के लिए मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंस रख दिए हैं.
शायद आप लोगों ने अपने अपने आंसर को फिलअप कर लिया होगा और शायद आपने सही किया होगा। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। इस प्रकार के 15 या 20 जो एग्जाम्पल है वो एक दिन आपके लिए फिर से लेके आऊंगा और जिनमें अपने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, फटाफट हल करते हैं। द रूम वॉज क्लीन बाय यू वॉज ए लार्ज रूम। कमरा जो आपके द्वारा साफ किया गया बहुत ही बड़ा कमरा था। तो आप देखिए एंटीसीडेंट क्या मिला, रूम मिला, और ये कोई वस्तु है यानी निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हमेशा यूज होता है विच का। शायद डेफिनेटली आपने विच ही किया होगा, जिन्होंने विच किया है उनका एक तरह से करेक्ट आंसर। द लेडी सन इज ए डॉक्टर वॉज ब्लाइंड, कि लेडी जिसका पुत्र डॉक्टर है वो अंधी थी, वॉज ब्लाइंड। तो जिसका पुत्र यानी कि पजेसिव केस मांग रहा है, और पजेसिव केस में जिसका या जिसकी सेंस में अपन यूज करते हैं हमेशा फूज का। तो यहाँ पे आना था फूज। तीसरा देखिए, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री, कि यह सबसे पुराना पेड़ था, वॉज कट बाय यू, जो तुम्हारे द्वारा काटा गया। तो देखिए मैंने कहा था कि हमें अपने दिमाग को एकदम से सेंटर्ड रखना है। यहाँ पे ट्री आया, इससे पहले देखिए सुपरलेटिव डिग्री भी डाली गई है। अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है तो डेफिनेटली हमने अभी पढ़ा था क्या आएगा इसमें, तो इसमें आने वाला है दैट, इसमें यूज होगा दैट का। द मैन द पीएम अवार्डेड, व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया एक वैज्ञानिक था। व्यक्ति जिसे किस सेंस में आ रहा है, जिसे, और जिसे के लिए हम यूज करते हैं whom का। तो डेफिनेटली इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन आना था वो आना था whom, और यहाँ पे अपन को यूज करना था whom का। दिस इज अ हाउस वॉज बिल्ट बाय ए मर्चेंट, कि ये घर है जिसको एक व्यापारी के द्वारा बनाया गया था। तो जो हाउस है वो भी एक निर्जीव वस्तु होती है, और इस सेंस में न तो हु आ सकता क्योंकि हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, हुज भी नहीं आ सकता क्योंकि व्यक्ति के लिए होता है, हुम भी नहीं आ सकता क्योंकि इसका प्रयोग भी व्यक्ति के लिए होता है, दैट और विच दोनों आ सकते थे। इस कंडीशंस को क्लियर करने के लिए दैट तब आ सकता था जब इस वस्तु के साथ किसी व्यक्ति का नाम आता, जुड़ा हुआ था, या कोई जानवर का नाम आता। वो दोनों चीजें नहीं है, इस सेंस में ये भी नहीं आ सकता। हमारे पास क्या बचा, विच बचा। इस कंडीशन में यहाँ पे यूज होना था विच का। ये थे आपके रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, अगर आपकी समझ में आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मैं अपना जो ज्ञान है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कहते हैं कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है, यानी कि ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसको हम दुनिया में बांटेंगे तभी वो मतलब काम आएगी। जिस प्रकार अंबेडकर साहब ने, बाबा जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, उन्होंने एक संविधान में बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वो संसार में यूं ही दहाड़ेगा। ये बात मैं बच्चों को बार बार बताता हूँ। बड़ा एक शानदार उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो उसी स्टेटमेंट पे चलते हुए मेरा एक प्रयास है कि जो चीज, जिन चीजों के द्वारा मैंने सफलताएं हासिल की है, जितने ज्ञान के द्वारा, उतने अगर आपको मिले तो आप भी हासिल कर सकते हैं। ज्यादा मतलब सिलेक्ट होने के लिए अनगढ़ी चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है, सिलेक्टेड मटेरियल को पढ़ना जरूरी होता है। यानी सही टाइम, सही टाइमिंग, बाउंड्री से बाहर बोल, ये होता है ना। तो अगर हम सही तरीके से पढ़ें, सही मंथन करें, सही बुक्स का चयन करें, सही सब्जेक्ट मटेरियल का चयन करें, और हम एक चीज और बता दूं, यदि हम मन को स्थिर करके उन्हीं चीजों पे फोकस करें जो एग्जाम में आने वाली होती हैं। ऐसे तो बुक्स में बहुत सी चीजें पढ़ी है। हाँ, ऑथेंटिक बुक पढ़े, आप ऑथेंटिक बुक पढ़े। अगर जब तक आप बुक्स में गलतियां नहीं निकालेंगे, जो गाइड आती है उनमें अपन गलतियां नहीं निकालेंगे, तब तक ऐसा मान लेना कि हम उस पढ़ाई की स्तर पे आए नहीं है। क्योंकि बुक्स में बहुत ज्यादा कई बार गलतियां भी प्रकाशन में मिल जाती है, क्योंकि गलती मानव करता नहीं, कई बार हो जाती है, कभी प्रिंटिंग में हो जाती है, कभी कहीं हो जाती है। तो आप निश्चित रूप से अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और मेरी भगवान से आशा है कि आप यूं ही हमारे साथ बने रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।